हर बार मेरे ही सामने, मेरे ही घर में साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते थे और मुझे कहा जाता था कि तू बच्चे को लेकर अंदर बैठ। उस रात उस झगड़े में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे ये बोला गया कि तू तो चाहती है ना अकेले रहना, तू तो चाहती है डिवोर्स लेना, तू तो वहाँ अकेली रहती है, तो तुझे तो रोज कोई ना कोई मिल जाता होगा सोने के लिए, ये तो आधे आधे घंटे का काम है, तू तो आधे घंटे में काम निपटा के घर आ जाती होगी, किसी को क्या ही पता चलेगा कि तू क्या कर रही है। मेरे सामने खड़े होकर मुझसे उसने कहा, वो तो मुझसे शादी करने को भी तैयार है, वो तो मेरी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार है। वो सुन के मेरे पैरों से जमीन ही सरक गई। एक लड़की, एक हाउसवाइफ, जॉब करना, बच्चे को संभालना, उस सब के बीच में अपनी शादी को संभालना, एक अब्यूजिव मैरिज। हर लड़की को लगता है कि शादी एक बहुत ही अच्छा जर्नी होगा मेरे लाइफ में, जो बहुत अच्छे से मेरी लाइफ बदल देगा। बट जैसे ही वो जर्नी स्टार्ट होती है, कुछ साल बाद जब आप एक अब्यूजिव मैरिज में फंस जाते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इन चीज़ों को कैसे डील करें, सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर। बट फिर एक दिन मेरे 11 साल के बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी अब बस, नाउ यू हैव टू वेक अप, आप अपने लिए बोलना शुरू करो, अपने लिए एक स्टैंड लो। और वहाँ से मेरी लाइफ बदल गई। नमस्ते, मेरा नाम नीलम है और आज मैं यहाँ आपको अपनी कहानी बताने आई हूँ। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई। ये ना ही लव मैरिज थी और ना ही अरेंज मैरिज थी। हुआ कुछ यूँ था कि मैं बिना पेरेंट्स के पली बड़ी हूँ, तो मेरे दादा दादी मेरी शादी बहुत जल्दी करवा देना चाहते थे और मैं उस टाइम पढ़ना चाहती थी। तो ये बात मैंने अपने एक दोस्त के साथ शेयर की, जो हम रोज़ मिलते हैं, जिनसे हम रोज़ बातें करते हैं, तो हम उनसे अपने मन की बातें भी शेयर करते हैं। उसी तरह मैंने अपने दोस्त से शेयर किया कि मेरी शादी करवाई जा रही है, बट मुझे अभी ये शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। और जिस लड़के से मेरी शादी फिक्स की गई थी, वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, 10-11 साल बड़ा। तब फिर उसने मुझसे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं तो तुझे वैसे ही बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझसे शादी करेगी? और मैंने उस वक़्त एक शर्त रख दी कि शादी मैं कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुमको जानती हूँ, इतने टाइम से हम बात करते हैं, तो एक जान-पहचान हो गई है, तो शादी करने में हर्ज नहीं थी, बट मैं पढ़ना चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे पढ़ाएँ, तब फिर मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और यहीं से शुरू हुई मेरी जर्नी। मेरी शादी हुई, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब तक मैंने एमबीए किया, तब तक सब सही था। एमबीए खत्म होते-होते मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस टाइम छोटे-छोटे कलेश जो शुरू होते हैं, वो उसी टाइम से शुरू हो गए, क्योंकि ही नेवर वांटेड कि एक बच्चा इतना जल्दी हो जाए। बट अब प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं इस बच्चे को हटाना नहीं चाहती थी और मैं अपने एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ये तो रखूँगी मैं और फिर देखते हैं यहीं से आगे जाएँगे, जो भी होगा, जैसे भी होगा। तो जब मेरा बच्चा हुआ, उसके थोड़े ही दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया था और मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। अब क्योंकि बच्चा हो गया, इंस्टेंटली मैं जॉब नहीं कर सकती थी और उन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जॉब करने के साथ-साथ चुकाना था। तो जब मेरा बच्चा 1.5 साल का हुआ, उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, घर के हालात ठीक होने लग गए, क्योंकि अब 2 लोग कमाते हैं, तो ऑब्वियसली घर के हालात ठीक हो जाते हैं। कुछ सालों तक चीज़ें बहुत अच्छे से चलने लगी। छोटे-मोटे झगड़े जो आए दिन होते हैं, वो तो सभी के घर में होते हैं। वहाँ तक सब ठीक था। फिर अचानक एक टाइम ऐसा आया जब कोरोना वायरस का टाइम आया, तो उस टाइम लॉकडाउन होने लगा। लॉकडाउन की खबर आई, हमारे सामने एक लेडी रहती थी। तो अब क्योंकि कोई है नहीं आस-पास, तो हम आमने-सामने ही बात कर लिया करते थे। तो बात करते-करते ये चीज़ें इस तरह बढ़ी कि उन्होंने भी मेरे जो हस्बैंड है, उनका भी उस लेडी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लग पड़ा। अब क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती, मेरे कोई ऐसे शौक नहीं है, बट उनके थे और उस लेडी के भी थे। तो वो दोनों साथ में हमारे ही घर में ड्रिंक किया करते थे। वहाँ से ये अब्यूज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई तीसरा नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि क्या गलत चल रहा है लाइफ में। फिर वो कंपैरिज़न कि तूने क्या अचीव कर लिया, फिर वो बात कि भाई तू ऐसी है, वो देख कैसी है।
ये कंपैरिजन से चीज़ें शुरू होने लग गई। वो जैसे ही वो हर बार मेरे ही सामने, मेरे ही घर में साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते थे और मुझे कहा जाता था कि तू बच्चे को लेकर अंदर बैठ। एक हद तक ये चीज़ें बिगड़ने सी लग गई, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैं मना करती थी तो आए दिन के झगड़े, हर रोज़ झगड़े करना, गालियों से बात करना, ये चीज़ें शुरू हो गई। मुझ तक चीज़ें होती तो मैं शायद सह लेती, बट ये बात आगे मेरे बच्चे तक गई कि तू कैसी माँ है, इसको क्या सिखा रही है? क्योंकि बच्चा पूछता था कि आप ये क्या कर रहे हो? अब बच्चा है, छोटा है, तो वो तो पूछेगा ही। जब मैं उसे समझा नहीं पाती थी या वो समझ नहीं पाता था, तो ये बात पलट के मुझ पे आ जाती थी कि तू उसको क्या सिखा रही है, ये सब पक्का से तू ही कर रही है। शुरू में मुझे लगा कि वो दोस्त हैं। अब दोस्त हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझते हैं कि दोस्ती में साथ में घूमना-फिरना होता है। मैं नैरो माइंडेड होके इस रिश्ते को या इन चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने फ्लो के साथ चीज़ें होने दी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई कि मैंने इनिशियल लेवल पे जब मुझे समझ आने लग गया था, जब मुझे वो हिंट मिल गई थी, मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और उसको एक नॉर्मल फ्रेंडशिप समझ के आगे बढ़ने दिया। एक टाइम ऐसा आया जब उनको साथ में घूमने की आदत सी पड़ गई थी। जब अ, मैं अपने लिए, अपने जॉब के साथ-साथ अपने लिए फ्रीलांसिंग करती थी, अपने लिए चीज़ें लिखती थी, कंटेंट लिखती थी। मेरी एक मीटिंग थी और मुझे उसके लिए जाना था। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने एक कहानी लिखी है और उस कहानी के लिए मेरी एक मीटिंग है, एक डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग है, तो मुझे वहाँ आप ले चलना गाड़ी से। तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं मुझे तो उसके साथ घूमने जाना है और तू भी हमारे साथ चलेगी। उस दिन, उस रात बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि मैंने उस चीज़ का 100% विरोध किया। उस झगड़े में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। पहली बार था वो जब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और उन्होंने मुझे बहुत ही कड़वे शब्दों में चीज़ें मेरे सामने रख दी कि तू तो माँ-बाप के बिना पली-बड़ी है। तुझे क्या पता घर-संसार कैसे निभाए जाते हैं? तुझे क्या पता रिश्ते कैसे होते हैं? तुझे तो खुद अपने घरवालों ने छोड़ दिया है। तो तू आगे मेरे साथ क्या ही निभाएगी? उस झगड़े के 2 या 3 दिन बाद मेरे दरवाजे पर एक नॉक हुआ। मैं घर में थी, लॉकडाउन जस्ट खत्म ही हुआ था। मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी उस टाइम। तो मैं काम कर रही थी और दरवाजे पे नॉक हुआ। मैंने सब रुका के दरवाज़ा खोला। मेरे सामने वो लेडी थी। वो मेरे घर के अंदर आई और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे उसने कहा कि तुझे क्या लगता है? तू ये छोटे-छोटे झगड़े करेगी, तू ऐसे घर छोड़ के चली जाएगी, तो तेरा पति तेरे पास वापस आ जाएगा? रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ। मैं तुझे बताती हूँ कि क्या असलियत है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो मुझसे शादी करने को भी तैयार है, वो तो मेरी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार है। वो सुन के मेरे पैरों से ज़मीन ही सरक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या, हालाँकि मैं विश्वास करना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुकी थी कि कुछ गलत तो डेफ़िनेटली हो रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है तो बताओ, विदाउट प्रूफ़ तो मैं अपने घर में आग नहीं लगाऊँगी, राइट? विदाउट कोई प्रूफ़ मैं क्यों अपना घर तोड़ूँ? तब उन्होंने उस औरत ने मुझे अपनी व्हाट्सएप चैट्स दिखाई और उस चैट को स्क्रॉल करते-करते मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें लिखा था कि मैं तो तेरी बेटी को अपनाऊँगा, एक अच्छा बाप बन के दिखाऊँगा, इसका क्या है? ये तो मर ही जाएगी कुछ दिनों में। ये इसीलिए कहा गया था क्योंकि कुछ साल पहले, कोविड के जस्ट 1 साल पहले मुझे हार्ट की एक बीमारी हुई थी। एक कह सकते हो माइनर सा हार्ट अटैक आया था। जो डिटेक्ट हुआ जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब डिटेक्ट हुआ कि मुझे एक बहुत ही रेयर हार्ट डिसीज़ है, जो क्योरेबल नहीं है, बट इसका मेडिसिन लेंगे तो इंसान 80 इयर्स भी जी सकता है, ऐसा कोई कोई बहुत घातक नहीं है, बट क्योरेबल भी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया था और ये दिन के घर में हर दिन आए दिन के झगड़े ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेस दे ही रहे थे। उनके चैट्स के बीच में ये पढ़कर मैं समझ गई थी कि ये चीज़ें अब हाथ से बिगाड़ी जा रही है। मतलब मैं चुप रह के कितना भी सहने की कोशिश करूँ, ये खराब ही होगा और इसका असर कहीं न कहीं मेरे बच्चे पे पड़ रहा था। वो बच्चा हर रोज़ घर के झगड़े देख रहा था और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो घर के झगड़े देखे। मेरा लिखना छूट गया था। मैं जो खुद के लिए लिखती थी, जो जो भी करती थी, वो सब छूट गया था। मैंने जॉब ढूँढी और मैं वलसाड जॉब करने के लिए चली गई। ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ मेरा मायका है। बट मैंने अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स नहीं थे। दादा-दादी ने बड़ा किया था। उनके
बहुत एहसान थे और मैं उनको एक और बोझ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि अब वो एक ऐसे एज पे हैं जहाँ पे वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई और मैं शिफ्ट हो गई। मेरे शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि मैं ऐसे शिफ्ट हुई कि मेरे बेटे को कंपल्सरी मुझे वहाँ रखना पड़ा कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं यहाँ पे घर या सारी कुछ चीज़ें सेटल ना कर लूँ। जो वो ड्यूरेशन था 6 महीने का, जब तक मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया था, उस ड्यूरेशन में सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बेटे के भी साथ उतना ही गलत हुआ। उसने भी उतनी ही चीज़ें झेली। वो देखता था अपने बाप को हर रोज़ उस औरत के साथ, जो मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे लगा था कि शायद वो अपने बेटे के सामने चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर देंगे। बट वो देखता था और वो मुझे फ़ोन पे बताता था कि मम्मी डैडी तो रात को 12-12 बजे घर आते हैं। वो मेरा बेटा 12-12 बजे तक अकेला रहता था। उस टाइम वो 5th में था। तो आप उसकी एज समझ लीजिए, शायद 9-10 साल। वो मुझे फ़ोन करता था कि मम्मी मैं अकेला हूँ। रात के 12-12, 1-1 बजे वो आते थे घर। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने उसे बहुत मारा था, पता नहीं किस बात पे, पर बहुत मारा था। तब उस बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आप मुझे यहाँ से ले जाओ, और मैं कोशिश कर भी रही थी कि उसका एडमिशन जहाँ पे मेरा जॉब है वहीं करवा दूँ और उसे अपने पास ले आऊँ। बट इन सारी चीज़ों में प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि मेरी जॉब लगी थी नवंबर में और जो स्कूल खत्म होता है वो होता है मार्च में, तो मैं ऑब्वियसली उसको मार्च के बाद ही ला सकती थी। तो ये जो ड्यूरेशन था, इसके बीच में मुझे भी बहुत कुछ सुनने मिला। हर रोज़ जो पहले जो झगड़े आमने-सामने होते थे, अब वो झगड़े कॉल पर होने लगे। कॉल पर अब्यूज़ किया जाने लगा। मुझे ये बोला गया कि तू तो चाहती है ना अकेले रहना, तू तो चाहती है डिवोर्स लेना। क्यों? क्योंकि तू तो वहाँ अकेली रहती है, तो तुझे तो रोज़ कोई ना कोई मिल जाता होगा सोने के लिए। ये तो आधे-आधे घंटे का काम है। तू तो आधे घंटे में काम निपटा के घर आ जाती होगी, किसी को क्या ही पता चलेगा कि तू क्या कर रही है। जबकि इस तरफ मैं अपनी लाइफ़ को बनाने में, सुधारने में, अपने बेटे को अपने साथ सँवारने में लगी थी। उसका एडमिशन मैंने यहाँ करवा दिया और मैं उसे अपने पास ले आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे पास आकर, सैटरडे संडेज़ को आकर बेटे के सामने मारना शुरू कर दिया। छोटी-छोटी चीज़ों पे, एक रोटी कम क्यों बनाई? मारा। पानी का ग्लास आधा क्यों भरा है? उस पे भी मारा। फिर उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे उँगली उठानी शुरू कर दी कि तू तो यहाँ अकेली रहती है, क्या पता तेरे तो कितने ही लोगों के साथ अफ़ेयर होंगे, तभी तो तू मुझे हाथ नहीं लगाने देती। अब सोचिए, मैं एक ऐसे इंसान को खुद को हाथ कैसे लगाने दूँ जिसका मैं इन एंड आउट जान चुकी हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं जान चुकी हूँ कि उसकी मेंटालिटी क्या है मुझे लेकर या इस रिश्ते को लेकर। उन्होंने माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दे, अब मैं सुधर जाऊँगा। बट ये सब सिर्फ़ एक ड्रामा था। वो समझ आ जाता है जब एक तरफ इंसान माफ़ी माँगे और दूसरे ही पल, सिर्फ़ 1 घंटे बाद वो इंसान आपके ऊपर फिर से हाथ उठाए। ये चीज़ें बहुत एब्रप्टली होने लग गई मेरे साथ। मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऑफ़िस जाने से पहले मैं मार खाती थी, ऑफ़िस से आने के बाद मैं मार खाती थी, मैं अपने बच्चे के सामने मार खाती थी। छोटी-छोटी चीज़ों पे सुनाना, छोटी-छोटी चीज़ों पे कैरेक्टर पे चले जाना सीधा, कि फ़ोन चेक करना और कैरेक्टर पे चले जाना कि अच्छा तुझे इसका फ़ोन आया, पक्का इसके साथ ही तू जाती होगी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे मेरे बेटे के सामने कहा कि इसे मैं यहाँ से ले जाऊँगा, तेरे नाक के नीचे से ले जाऊँगा और तू कुछ कर भी नहीं पाएगी। मेरी मम्मी को कहा गया कि आपकी बेटी को मैं मेंटली डिसेबल साबित कर दूँगा। मैं ये साबित कर दूँगा कोर्ट में कि वो मेंटली स्टेबल है ही नहीं। वो एक बच्चा सँभालने लायक नहीं है, वो एक घर सँभालने लायक नहीं है। इतना सुनने के बाद मैं एकदम से साइलेंट हो गई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि अगर वो ये कर देगा तो मैं आगे क्या करूँगी? मैं खुद को कैसे प्रूव करूँगी? उस टाइम मेरे बेटे ने मुझसे कहा रात को कि मम्मी, कोई कुछ नहीं प्रूव कर सकता। आप कंटेंट लिखती हो। आप जो काम करते हो उसके लिए मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब अपने लिए आवाज़ उठाओ। अब खुद के लिए स्टैंड लो और चीज़ों को बाहर लाओ लोगों के बीच में। आप कब तक सहोगी और कब तक मुझे इसके बीच में रहना पड़ेगा? फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि अगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं उस बच्चे को क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने रिपोर्ट लिखाई, मैंने अपने लिए हर वो मुमकिन चीज़ की जो मुझे करनी चाहिए। मुझसे माफ़ी भी माँगी गई, लेकिन फिर मैंने फर्मली एक स्टैंड ले लिया था कि अब मैं ना माफ़ करूँगी और ना मैं रुकूँगी।
मैंने अपने लिखने की जर्नी फिर से स्टार्ट की। मैंने ऑफिस में फिर से फोकस करना शुरू कर दिया अपने काम पे। मैंने डिवोर्स फाइल किया और उसी के साथ साथ मैंने अपनी राइटिंग की जर्नी शुरू की। मैंने फिर से पोइट्रीज लिखनी शुरू की और देखते देखते चीजें काफी सुधर गई। मैं अपने बेटे को खुद से संभालने लगी, खुद से उसका सब कुछ करने लगी। मैंने एक घर ले लिया खुद का, बट उस घर को लेने के लिए हाउस लोन मैंने लिया। मैंने अपने दम पे अकेले लोन लिया, घर सेट किया, घर का इंटीरियर किया, सब कुछ सेट किया, अपने बेटे के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया बेसिकली कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हार जाए। और काफी ऐसी औरतें होंगी, काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो पढ़ी लिखी हैं, जो सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी हैं, बट शायद घर की किसी चीजों के वजह से वो अपनी बातें ना बोल पाए, वो अपनी ताकत ना समझ पाए। मुझे समझ आई उस एक इंसिडेंट पे से, जब मेरे बच्चे ने कहा कि आपको खुद के लिए बोलना होगा। तो जब एक 11 साल के, एक 10 साल के बच्चे को ये समझ आ सकता है, तो हम ये क्यों नहीं समझ सकते। उस दिन के बाद से मैं रुकी ही नहीं। फिर से जब मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो गई, जब अपनी पोइट्री की बुक पब्लिश की, जब इस बार मुझे मेडल मिला, मुझे अवार्ड मिला, वही लोग जो बातें करते थे वो खुद सामने आकर मुझसे चीजें पूछने लगे कि अरे यहाँ तक कैसे पहुंच गई, क्या किया, कैसे किया। इनफैक्ट मेरा बेटा, उसे भी मैंने आगे बढ़ाया। आज वो भी अपने पैरों पे खड़ा है, एक 11-12 साल का लड़का है, बट वो भी अपने पैरों पे खड़ा है, ये मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ। क्योंकि आज वो भी एड शूट्स करता है, वो भी एक अपना अच्छा, उसने खुद का आइडेंटिटी बना लिया है। पढ़ाई के साथ साथ उसका शौक है, वो करता है, वो यूट्यूब पे वीडियोस शूट करता है, उसका शौक है, वो आगे बढ़ रहा है। उसे मैंने नहीं रोका और ना ही उसको मैंने वो एनवायरनमेंट दिया, उसको वो डर भी नहीं दिया कि तू कुछ करेगा तो लोग कुछ कहेंगे। उसके पीछे मैं स्ट्रांगली खड़ी हूँ और आज मेरे पीछे वो स्ट्रांगली खड़ा है। हम दोनों ही एक बैटल लड़ रहे हैं। आज मैं यहाँ खड़े होकर उन सारी औरतों से, उन सारी लड़कियों से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए, अपने लिए बोलना सीखो। कि कब तक चुप रहोगे और कब तक सहोगे। आप जितना सहोगे आपको उतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, और आप कभी भी कहीं भी कम नहीं हो। एक हाउसवाइफ हो तब भी आप घर का काम करते हो, तो आप सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़े हो। अपने लिए स्टैंड लो, खुद के लिए आवाज उठाओ। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारी आवाज कहीं पहुंचेगी ही नहीं और उस आवाज को हमेशा दबा दिया जाएगा। मैं जोश टॉक्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि मेरी कहानी मुझे यहाँ इस मंच पे रखने का मौका दिया। थैंक यू।